So good afternoon once again. Our today's topic is centrifugal force. What is this centrifugal force? आपने ये महसूस जरूर किया होगा कि जब आप मैरी गो राउंड मतलब समझते हैं ना, अरे एक वो झूला होता है जिसमें गोल गोल घूमते हैं, है ना, उसमें बैठते हैं आप, तो यू फील अ फोर्स विच इज पुशिंग यू आउटवर्ड. अरे आप ऐसा गोल घूम रहे हैं, आप ऐसा गोल घूम रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है मैं बाहर की तरफ गिर रहा हूँ, बाहर की तरफ धकेला रहा हूँ, बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है ना. ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द एनर्शिया. बिकॉज ऑफ द एनर्शिया आपको ऐसा लगता है कि आप एनर्शिया, आपको लगता है कि मैं बाहर की तरफ धकेलाए जा रहा हूँ. या फिर अच्छा चलो ये देखो, बस कोई एक टर्न ले, सर्कुलर टर्न ले, बस एक बस में आप बैठे हुए हैं और बस सर्कुलर टर्न में एक मोड़ में गुजर रही है, तो जैसी मुड़ती है आपको ऐसा लगता है कि मोड़ जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं धकेलाए जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है. ये किसके कारण लग रहा है? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया. इनर्शिया याद आ रहा है? फिर से वही बात, लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया के बारे में पढ़े थे हमने कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. मतलब आप जिस जिस स्टेट में हो, जिस अवस्था में हो, उसी अवस्था में रहना चाहती है वो ऑब्जेक्ट. अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो उसको रेजिस्ट करेगी. तो इसीलिए जब आप मोड़ में आप बैठे हुए हैं, मोड़ में बस मुड़ रहा है, तो आप उसी अवस्था में मुड़ा रहना चाहते हैं, इसलिए आपके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है बाहर की तरफ. इस बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को जब भी कोई सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है तो उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बड़ी आसानी से बात में देखो क्या बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द आउटवर्ड रेडियल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ लग रहा है उसके ऊपर रेडियल आउटवर्ड, और वो मुड़ रहा है ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ, गिरने फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, यानी आउटवर्ड रेडियल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ खींचने वाला फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धकेलने वाला फोर्स जब वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है. जब वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है. क्या हवा लगी थोड़ी सी? एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ में आया? सर कॉन्सेप्ट चमका? थोड़ी सी बात की, अभी ज्यादा बात नहीं की. आगे देखते. देखो, इट हैपेंस ड्यू टू एनर्शिया. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पूरी अभी बात करने वाले. इट हैपेंस ड्यू टू एनर्शिया. एनर्शिया के कारण ही ये काम करता है. अरे एनर्शिया के कारण ही काम करता है बस. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू एनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. अब बॉडी में मास है, मास है मतलब एनर्शिया है. एनर्शिया है मतलब वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है. हाँ, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू एनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, मान लो गोल घूम रहा है, तो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है सर्कुलर पाथ में, या बोल लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा है, r रेडियस है उसका. तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, ये बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में. ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर होता है मैग्नीट्यूड में. मतलब याद आ रहा है अगर वीडियो देखे होगे, पिछली बार का एक्सप्लेनेशन देखे होगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, या फिर बोल लो mr ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा के फॉर्म में mr ओमेगा स्क्वायर, और v के फॉर्म में मतलब वेलोसिटी के फॉर्म में लीनियर वेलोसिटी ले लिया उसका, तो mv स्क्वायर अपॉन r. थोड़ा सा वीडियो अटका होगा, ओके, वीडियो अटका होगा. याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला? याद आया ये वाला फॉर्मूला? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना. ये फॉर्मूला याद आया क्या? पिछली बार देखे थे, याद आया? पिछले एक्सप्लेनेशन में था. ओके ओके. अब देखो, ये एक प्रकार का फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर की ओर. रेडियस के अलोंग रहते हैं दोनों, मगर एक रेडियस के रास्ते सेंटर को जाता है और रेडियस के रास्ते बाहर की ओर जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्यों काम करता है? बिकॉज ऑफ द इनर्शियल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया. अब इसका भी सेम फॉर्मूला हो गया, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r.
mr²। जो सेंट्रीपिटल फोर्स था ना, वो किसी दूसरे फोर्स के द्वारा, किसी दूसरे फोर्स के नाम पे काम करता था, जैसे फ्रिक्शन के नाम पे, टेंशन के नाम पे। अरे धागे से पत्थर को जोड़ दिया था, गोल घुमा रहा था, तो टेंशन पैदा हो रहा था उसमें, वही सेंट्रीपिटल फोर्स था। मगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, ये है एक ऐसा फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है जो इसको बाहर की ओर धकेलना चाह रहा है, मगर सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की ओर खींच के रखा है। दोनों बराबर बराबर बराबर, एक धकेल रहा है, एक खींच रहा है, और इसलिए ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, हाँ थोड़ा सा अटका होगा, सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, मगर सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, मगर एक प्रकार से बराबर बराबर इसको बैलेंस्ड दो फोर्सेस दिख रहे हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण बाहर की ओर धकेल रहा है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको अंदर की ओर खींच रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का न्यूटन में यूनिट होगा, न्यूटन यूनिट होगा, एक प्रकार का फोर्स है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो गई खत्म, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात। मगर अब हम इसको कहां पे यूज करने वाले हैं, कहां पे हमको दिखता है, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग जो जानते हैं वो उसमें आप सहमत हो कि नहीं मुझे ये बताना। आप जब भी साइकिल चलाते हैं और एक मोड़ से गुजरते हैं, मैं साइकिल की बात करूंगा क्योंकि आप लोग का लाइसेंस बना नहीं है अभी, ठीक है, तो साइकिल चलाते हैं और जब एक मोड़ से गुजरते हैं तो आप देखे होंगे कि अपने आप को वेल बैलेंस्ड रखने के लिए आप क्या करते हैं, अपने साइकिल को बेंड करते हैं। सर मैं तो हैंडल मोड़ता हूं। अरे आप हैंडल मोड़ो ना मोड़ो, आप उस सर्कुलर टर्न में मुड़ने के लिए अपने आप को बेंड करते हैं, अपने आप को कुछ इंक्लिनेशन देते हैं। अरे हाँ या ना, सहमत हो कि नहीं इस बात से? होता है ये? यस सर होता है सर। हाँ सर ये होता है, ऐसा किए हम। अरे सर ऐसा करते करते गिर गए गिर गए, ठीक है, होता है सर। ऐसा क्यों होता है? वाई यू आर मेकिंग एन इंक्लिनेशन व्हेन यू आर गोइंग टू, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ सर्कुलर पाथ। आप किसी रास्ते में, कोई टर्न में, कोई रोड के टर्न में जो सर्कुलर है, वहां पर आपको गुजरते समय, हाँ कुछ किसी वेलोसिटी से गुजर रहे हो, किसी स्पीड से गुजर रहे हो, तो आप अपने आप को इंक्लाइन करते हैं। इंक्लाइन क्यों करते हैं तो उसके बारे में सब समझते हैं, और कितना इंक्लिनेशन करना पड़ेगा, कितना इंक्लिनेशन करना पड़ेगा ताकि आप ना गिरे, ताकि आप सही तरीके से मुड़ भी जाएं, इस सारे चीज के बारे में आप डिस्कस करेंगे। और साथ ही एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ट्रेन में कोई, क्या ट्रेन में कोई स्टीयरिंग व्हील होता है? स्टीयरिंग व्हील मतलब ट्रेन में क्या कोई मोड़ने का हैंडल वैंडल होता है क्या, जिससे वो मोड़ा जा सके? सर हम तो ट्रेन नहीं चलाए हैं। क्या लगता है? नहीं सर नहीं होता, ट्रेन में तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा कि ट्रेन में कोई स्टीयरिंग व्हील करके बैठे रहता है ड्राइवर कि हाँ यहाँ पे मोड़ना है, और ट्रेन मुड़ती भी है भाई। ट्रेन मैंने मुड़ती भी देखा है ना। आप क्या, कितने लोगों ने ट्रेन को मुड़ती हुई देखा है, टर्न होते हुए देखा है ट्रेन को? ट्रेन नहीं होती टर्न? अरे ट्रेन तो होती है टर्न, यस सर होती है टर्न, मगर स्टीयरिंग व्हील नहीं होता। तो फिर ट्रेन कैसे टर्न हो जाती है? उसके चक्के अगर मुड़ते नहीं है तो ट्रेन टर्न कैसे हो गई भाई? देयर मस्ट बी समथिंग। व्हाट इज दैट थिंग? लेट अस अंडरस्टैंड। कैसे टर्न हो जाती है वो? उसको टर्न करने के लिए क्या चीज यूज किया जाता है? पटरियों से टर्न होती है, ऑफकोर्स पटरियों से तो टर्न होती है, ऑफकोर्स पटरियों से टर्न होगी, मगर वो पटरियां मूव होती हैं तो उसके चक्के भी तो मूव होने चाहिए। चक्के तो बिल्कुल सीधे रहते हैं और अच्छे फिक्स रहते हैं, कैसे ट्रेन मूव हो गई? उसी ट्रेन अगर पटरी मुड़ रही है तो ट्रेन को तो बिल्कुल सीधा चलना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब है कि अगर पटरियां मुड़ रही हैं तो ट्रेन के चक्के तो सीधे हैं, ट्रेन को उस पटरी से उतर के सीधा सीधा चलते रहना जाना चाहिए था, मगर वो मुड़ जाती है। ऐसा क्या हो जाता है? उसका जवाब है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है कि रोड को बैंक में जमा कर दो। सर आवाज बहुत ही कट रही है। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेट अस सी, अभी होगा, ठीक हो जाएगा। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है बैंक को रोड में, रोड को बैंक में जमा कर दो, नो। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है हमको सिर्फ ट्रेन में बैठने से मतलब, मगर नहीं, आपको ट्रेन में बैठने से मतलब नहीं है। अब आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। हाँ लैग हो रहा होगा थोड़ा, वॉइस लैग हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड।
ओके चलो चलो, बैंकिंग ऑफ रोड को समझते हैं। आज तक तो आपको ट्रेन से बैठने में मतलब था, अब आपको मतलब कुछ ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको समझ भी आ जाएगा कि ये बैंकिंग ऑफ रोड क्यों होता है और ट्रेन कैसे मुड़ती है। इन ऑर्डर दैट द व्हीकल कैन गो राउंड द कर्व्ड ट्रैक रीजनेबल स्पीड विदाउट स्किडिंग, मतलब कि एक व्हीकल को, एक कार को, एक ट्रेन को जब मोड़ में मुड़ना होगा जो कि सर्कुलर होगा, किसी कर्व का होगा, और उसकी स्पीड जो है इतनी हो कि वो फिसले भी मत। फिसलेगा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक बाहर की तरफ काम कर रहा है फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब अ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैनेज्ड फॉर इट बाय रेजिंग द आउटर एज ऑफ द ट्रैक। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स आपको लगाना होगा। आपको लगाना होगा मतलब कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना होगा कि बराबर अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें काम करे, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो बिना, वो व्हीकल जो है बिना स्किड करे। स्किड मतलब क्या होता है? फिसल जाना, फिसल जाना या फिर खिसक जाना, ऐसा ना हो। क्या किया जाता है? द आउटर एज ऑफ द ट्रैक, आउटर एज ऑफ द ट्रैक इज रेज्ड लिटिल अबव द इनर कोन। मतलब रास्ते को ना थोड़ा कुछ ऐसा बनाते। अरे डायग्राम पे मत जाना, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं बन पाई। मगर कभी आपने देखा है क्या रास्ता कुछ ऐसा बैंड सा रहता है? देखे हो क्या? रास्ता कुछ ऐसा इंक्लाइन सा रहता है मोड़ों पर, जहां मुड़ती है गाड़ी। स्पेशली आपने देखा होगा जब माउंटेन पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहां पे तीखे मोड़ होते हैं, बहुत अच्छे तेज मोड़ होते हैं। तो वहां पे रोड्स को ना थोड़ा सा बेंड करके बनाया जाता है, इंक्लिनेशन में बनाया जाता है। हाँ, रेसिंग ट्रैक में तो बिल्कुल देखे होंगे कुछ लोगों ने, बिल्कुल सही। रेसिंग ट्रैक भी देखा होगा, वो रेस होता है जिसमें बिल्कुल ऐसा मोड़ के पास में ऐसा बना दिया जाता है, इंक्लाइन बना दिया जाता है। ट्रेन में होता है सर, रोलर कोस्टर में भी होता है, बिल्कुल सही। रोलर कोस्टर में भी हम तो इंडिया में रोलर कोस्टर नहीं देखे, मगर ट्रेन में देखे हमने कि ट्रेन में जब भी मोड़ आता है तो मोड़ों पर एक पटरी नीचे रहती है और एक पटरियां थोड़ी सी ऊपर रहती है। अगर गौर नहीं कर पाए हो तो आप गौर करना, ऐसा होता है। और जहाँ पे माउंटेन रीजन में, पहाड़ी इलाकों में, जब जहाँ पे मोड़ना रहता है गाड़ियों को, वहां भी जिस जिस तरफ मोड़ है उस तरफ नीचे रखा जाता है इंक्लिनेशन, और जिस तरफ नहीं मुड़ना है, जिस तरफ गिरने का डर है, उस तरफ ऊपर रखा जाता है। कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से। तो चलो, इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक। इसको क्या कहते हैं सर? बाइक में रेस होती है, वो लोग नीचे झुकते हैं, मुड़ते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द बेस्ट एग्जांपल इज दैट आल्सो। आप लोग को मैं पहले ही एग्जांपल वही दिया कि जब आप साइकिल से साइकिल से किसी टर्न पे मुड़ते हो तो आप क्या करते हैं? अपने आप को इंक्लाइन कर लेते हैं। इंक्लाइन क्यों करते हैं आप? ताकि अपने आप को बैलेंस कर सके। अगर वो इंक्लिनेशन नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि एक फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एनर्शियल के कारण, एनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण। तो आप सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स पाने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो काम करेगा, उसको पाने के लिए अपने आप को इंक्लाइन करते हैं। या तो आप खुद इंक्लाइन हो जाओ, मगर कार अपने आप को इंक्लाइन कर सकती क्या? नहीं कर सकती। ट्रेन अपने आप को इंक्लाइन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। इसीलिए रोड्स या फिर ट्रैक्स को वैसा टिल्ट किया जाता है या वैसा इंक्लाइन किया जाता है। तो चलो अब इसके एफबीडी पे ध्यान देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। इसका खुद का फोर्स डब्ल्यू नीचे लग रहा है। अरे हाँ, हाँ या ना भाई? इसका खुद का फोर्स डब्ल्यू नीचे लग रहा है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस से परपेंडिकुलर है, मतलब एन। देखो नॉर्मल फोर्स कैसा है, ये नॉर्मल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ऐसा है, देखो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है सर, ठीक। अब देखो ये जो इंक्लिनेशन है उसको थीटा मान के रखे हमने। थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, थीटा 30 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। 90 डिग्री नहीं होगा ना, फिसल के गिर जाएंगे, ठीक है। अरे वो मौत का कुआं देखे हो क्या? मौत का कुआं में तो 90 डिग्री तक का होता है, इंक्लिनेशन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। नहीं देखे सर? अरे आता था, आजकल नहीं आता। हाँ, मौत का कुआं, हाँ हाँ सर, 90 डिग्री होता है उसमें। तो ये जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अब देखो ये अगर थीटा होगा, यहाँ पे अगर ये थीटा होगा,
तो ये एंगल भी थीटा होगा। अरे कैसे सर, याद आ रही है वाली बात, पिछली बार ही समझाया था मैंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाई स्पीड से अगर चलेगी तो ट्रैक से उतर जाएगी या फिर स्किड हो जाएगी, स्किड हो जाना बोलते हैं। उसी स्किड को रोकने के लिए हम लोग ये बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं, रोड को टिल्ट करते हैं ना, मोड़ के रखते हैं। अब देखो ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे एन वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा। सर कैसे बनेगा? तो देखो कैसे बनेगा, पिछली बार मैंने बताया था वैसे इसके बारे में। देखो कैसे बनेगा, देखो ये हो गया, देखो कैसे बनेगा। ये वाला एंगल थीटा होता था, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है, डब्ल्यू कॉस थीटा बनाते थे इसको। अब उसी का वर्टिकल अपोजिट एंगल, उसी का वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा बन गया। देखो ना, इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो चलो ये थीटा बन गया। अब क्या सर, अब थीटा बनने के बाद में देखो ये क्या होने वाला है, ये एन है, तो इसका थीटा एंगल जिधर से बन रहा है वो बन जाएगा एन कॉस थीटा, वो बन जाएगा एन कॉस थीटा, ठीक है। और जिधर से एंगल नहीं बना रहा है वो बन जाएगा एन साइन थीटा। अरे इतना आता है कि नहीं? बोलो आता है कि नहीं इतना? सर नहीं आता। अरे ये तो हमारा रिजोल्यूशन था, है ना, हमारा वेक्टर रिजोल्यूशन याद आ रहा है? किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जिधर से एंगल बना रहा है थीटा, उसको हम लोग थीटा कॉस थीटा से बना देते थे कंपोनेंट को, और जिधर से एंगल नहीं बनाता था उसको साइन थीटा बना देते थे, साइन थीटा वाला कंपोनेंट बना देते थे। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब क्या हो रहा है सर, वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखो वर्टिकल में कौन कौन से हैं, तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट है एन कॉस थीटा और डब्ल्यू, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्यों बैलेंस करेंगे सर? अरे बिना फिसलेंगे, अगर इसको फिसलना नहीं है तो इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, देखो एन कॉस थीटा ऊपर और डब्ल्यू नीचे, यानी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी। अरे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में इधर दिख रहा है सर एन साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल में मुझे दिख रहा है एन साइन थीटा, और कुछ नहीं दिख रहा है सर। अरे और कुछ दिख नहीं रहा है, मगर काम तो कर रहा है यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है, क्या नाम है बताओ उसका, जो इधर काम कर रहा है? कम ऑन, व्हाट इज दिस फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल आउटवर्ड, बाहर की तरफ, सर्कुलर पाथ के आउटवर्ड की तरफ काम कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं वंशिका, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बोलेंगे, नहीं फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं बोलेंगे, अभी फ्रिक्शन को हम देख ही नहीं रहे, अभी फ्रिक्शन के बारे में हम जान नहीं रहे, फ्रिक्शन के बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। बाहर की तरफ काम कर रहा है वो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ काम कर रहा है। अंदर की तरफ तो देखो यहाँ पे अंदर की तरफ काम कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ग्रेविटी कैसे, ग्रेविटी कहाँ पे, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ काम करती है, देखो ग्रेविटी तो डब्लू, ये डब्लू वाला जो है ना वो ग्रेविटी वाला है। यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ काम कर रहा है उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपोजिट फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके बराबर होगा। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके नाम पे काम कर रहा है? भगवान के नाम पे काम कर रहा है, उसका नाम है एन साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कोई फोर्स नहीं है, वो बस नाम दिया जाता है जो सेंटर की तरफ काम करता है फोर्स। देखो सेंटर की फोर्स, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एन साइन थीटा काम कर रहा है सर, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ध्यान में रखना, नाम में ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल है ये, सेंट्रीपिटल ये एन साइन थीटा वाला है, और ये बाहर की तरफ काम कर रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक। बाहर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होने वाला है, यानी कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आप देखो क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि ये यहाँ पर एन साइन थीटा जो है, एन साइन थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। बोलो ये समझ में आया क्या? अरे बोलो ये समझ में आया क्या? आया समझ में? आया? एन साइन थीटा इक्विलिब्रियम में अपोजिट फोर्स के बराबर होगा, सीधी सी बात है। अपोजिट फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ दो इक्वेशन मिल रहे हैं, पहला इक्वेशन है एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी,
और n sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। क्या सोच के डिवाइड कर रहे हैं, देखो आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर लिख दिया मैंने, एन लिखना चाहिए था मुझे, एन आएगा, एन आएगा, एन, अरे कैंसिल तो हो रहा है, एन आएगा, यहाँ पे आएगा एन, एन है ना, आर लिख दिया गलती से मैंने, आर रिएक्शन फोर्स को एन बोलते हैं, आर भी बोल देते हैं, इसलिए गलती से लिखा गया। ठीक, ये हो गया, ऐसा कुछ लिखाएगा, यहाँ पे एन लिखाएगा, एन लिखाएगा, यहाँ भी एन एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा एम वी स्क्वायर अपॉन एम जी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, एम एम कैंसल, क्या बचा, क्या बचा, यहाँ बचा सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अरे एम एम कैंसिल हो गया, आर जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इस इक्वेशन पे इसको ध्यान देना, ये जो हमको एक इक्वेशन एक्सप्रेशन मिला है, ये क्या बताता है, कितने एंगल पे इंक्लाइन होना चाहिए, कितने वेलोसिटी पे आप चल रहे हैं तब, क्योंकि देखो रेडियस तो पहले से दिया होगा, पता चले जाएगा, आपको पता रहेगा कि इतने रेडियस का है, पता भी नहीं रहेगा तो वो डिफाइंड है, सेल्फ डिफाइंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ v और थीटा के बारे में बात हो रही है। देखो v और थीटा, r ऑफ कोर्स है, r कितना बड़ा है उससे पता चलेगा, रेडियस कितना बड़ा है उस सर्कुलर टर्न का, मगर थीटा कितने में इंक्लाइन रहना चाहिए वो रास्ता, या फिर वो साइकिल, या फिर वो ट्रेन, ताकि इतने वेलोसिटी से वो गुजर सके। ये क्वेश्चन से, ये एक इक्वेशन से हमको मिल जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? देखो एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसका, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका, बोलो समझ में आया क्या यहाँ पे, हाँ या ना, आगे बढ़े, है आसान। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी, सॉरी आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देखो एक न्यूमेरिकल, फट से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फ्रिक्शन वाली बात करेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल में, देखो इस न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल पूछता है अ साइक्लिस्ट राइडिंग एट द स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकेंड takes a turn around a circular road of radius 20√3 मीटर। मतलब स्पीड दे दिया एक साइक्लिस्ट का, साइक्लिस्ट मतलब साइकिल चलाने वाले का, और रेडियस बता दिया है कि वो सर्कुलर रास्ते में, सर्कुलर मोड़ है ना, गोलाकार मोड़ है, वहां पे मुड़ रहा है, जिसका रेडियस है 20√3 का, 20√3 का मीटर का। तो कितना इंक्लाइन होना पड़ेगा उसको, कितना झुकना पड़ेगा ताकि वो फिसले गिरे मत, ऐसा कुछ मत हो। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 14√3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दे दिया है, r दे दिया है 20√3, और बोलता है कि थीटा पता करो। क्या पता चल सकता है, देखो ये डायग्राम में पता चल जाएगा, ये सर्कुलर रास्ता है, सर्कुलर मोड है ऐसा, r रेडियस का, कितने एंगल पे उसको झुकना पड़ेगा ताकि वो v वेलोसिटी, यानी कि कितनी वेलोसिटी है 14√3 वेलोसिटी से वो मुड़ सके, इतने वेलोसिटी से बिना स्किड किए मुड़ सके। बिल्कुल सही सर, यदि स्लोप के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो, स्लोप के अपवर्ड डायरेक्शन, वो वाली बात अभी नहीं कर रहे बेटा, अभी हम देख रहे कि वो कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, कितने एंगल में उसको झुकना पड़ेगा। ये स्लोप नहीं है, ये नीचे ढलान ऐसे वाली बात नहीं है ना, वो जो ढलान है वो कैसे है, रोड मुड़ा हुआ है, रोड मुड़ा हुआ है ना, रोड मुड़ा हुआ है ऐसा, और साथ में टिल्ट है, जैसे कि मौत का कुआं में होता है ना, हाँ वैसा। तो चलो अभी फॉर्मूला क्या बन रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, अभी अभी देखे हमने, थीटा की वैल्यू नहीं मालूम, v की वैल्यू तो मालूम है, 14√3 का होल स्क्वायर ले लो, और r की वैल्यू ले लो 20√3, और g की वैल्यू तो आप ले लो 9.8। क्यों 10 क्यों नहीं लिए सर, देखना 9.8 लेने का फायदा, यहाँ पे 14 आ रहा है ना, 9.8 उसमें से कैंसिल होने का कुछ दिख रहा है। तो चलो आगे करते हैं, आगे क्या होगा, 14 इंटू 14 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है, 20 इंटू √3 इंटू 9.8। अब 20 इंटू 9.8 को करता हूँ तो 98 इंटू 2 बनता है, और वो होता है 196, और 14 इंटू 14 भी 196 होता है,
इसका मतलब क्या बच रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 3। 3 को मैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट 3 कैंसिल, ऊपर बचा सिर्फ अंडर रूट 3। tan थीटा कब अंडर रूट 3 के बराबर होता है, जब थीटा 60 डिग्री हो। अरे याद आ रहा है क्या, 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, मतलब उस साइक्लिस्ट को अपने आप को 60 डिग्री तक वर्टिकल से ना, वर्टिकल से, देखो कहां से फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला कहां से बना है सर, ये थीटा जो है वो वर्टिकल से बना हुआ है, ऊपर के थीटा इतने एंगल से उसको झुकना पड़ेगा अपने आप को, तब जाकर वो गिरेगा नहीं, बाहर की तरफ नहीं गिरेगा, इनर्शिया के कारण बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। तो देखो, द साइक्लिस्ट विल इंक्लाइन विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ये बात हुई। क्या न्यूमेरिकल समझ में आया, आया समझ में? बढ़े आगे, आगे बढ़े, बोलो समझ में आया तो आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रिक्शन के बारे में बात होगी। अब फ्रिक्शन के बारे में भी बात होगी, अब फ्रिक्शन को भी जोड़ लेते हैं। वैसे तो फ्रिक्शन के बारे में आपके सिलेबस में बताया नहीं है, मगर जानना जरूरी है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऐसी ऊपर ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। तो चलो ये न्यूमेरिकल समझने के बाद अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो देखो, अब कंसिडरिंग फ्रिक्शन, ये जो बात हो रही है उसको फ्रिक्शन के साथ जोड़ लेते हैं। थीटा tan अंडर रूट 3, हाँ tan इनवर्स, बिल्कुल सही, tan इनवर्स अंडर रूट 3 लिख सकते हो आप, मगर अंडर रूट 3 के तो वैल्यू 60 डिग्री में आती है, याद है ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन की भी बात करते हैं। तो मान लो ये गाड़ी मुड़ रही है सर्कुलर टर्न में। अब देखो, ये W फोर्स नीचे लग रहा है, वेट फोर्स, थीटा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, नॉर्मल फोर्स N परपेंडिकुलर टू द सरफेस, n cos थीटा, बात हो गई थी, n cos थीटा वर्टिकल में लगेगा, n sin थीटा हॉरिजॉन्टल में लगेगा, n का कंपोनेंट। अब साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ उसको धकेल रहा है, बाहर की तरफ धकेल रहा है, और साथ में अब फ्रिक्शन को भी साथ में ले लो। उसके पहले फ्रिक्शन की बात नहीं की, मगर चैप्टर फ्रिक्शन का है, बात करना ही पड़ेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट टू द एक्टिंग मोशन की तरफ लगता है। एक्टिंग मोशन मतलब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, वर्टिकल तो चल रहा है, वो चलने दो उसको, यहाँ पे उसके बारे में रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया हमने। अभी जो एक फ्रिक्शन लग रहा है, अभी जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो उस फोर्स के अपोजिट लग रहा है जो सेंट्रीफ्यूगल है, बाहर की तरफ धकेलना चाह रहा है उसको। तो देखो, इस सरफेस पे बाहर की तरफ ये कुछ इस तरफ धकेलाएगा, मगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ लगेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लिनेशन सरफेस वाला है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सरफेस, सरफेस फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, तो जहां कांटेक्ट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लगेगा। देखो, ये ग्रीन कलर से F इधर हुआ, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, वो भी थीटा एंगल से लगेगा, हॉरिजॉन्टल से। अरे देखो ना, ये देखो, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल होगा। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये भी थीटा होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा एंगल इधर से, तो ये भी थीटा एंगल इधर से, तो F cos थीटा हो जाएगा इस तरफ। देखो ध्यान से देखना, F cos थीटा हो जाएगा इस तरफ, जिधर से एंगल बना रहा है थीटा, F cos थीटा, और जिधर से एंगल नहीं बना रहा है वो F sin थीटा, यानी कि W की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक, थीटा कंपोनेंट, फ्रिक्शन को भी हमने कंपोनेंट में बांट दिया। अब देखो क्या काम होने वाला है। अरे नहीं समझ में आया क्या? हाँ, उसी की बात हो रही है, फिसलेगा कि नहीं, ड्रिफ्ट करेगा कि नहीं। ड्रिफ्ट वैसे फॉरवर्ड को बोलते हैं, स्किड बोलते हैं बाजू वाली। अरे देखियो, कभी कभी होता है ना, मोड़ में स्किड कर जाती है, उसको स्किड बोलते हैं। ड्रिफ्ट करना तो सामने बोलते हैं उसको, सामने की तरफ ड्रिफ्ट करना। ठीक, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसको हम F इजिकल टू म्यू इंटू एन बोलते हैं। अरे ये तो फॉर्मूला पहले ही देख लिया, म्यू इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है सर। अब रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन r है, थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग है, ये थीटा जो है वो कितने में बैंक है, रोड है वो कितने में टिल्ट है, वेलोसिटी ऑफ कार v है, वेट ऑफ द कार mg है, मास ऑफ कार m है, n है नॉर्मल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv² अपॉन r। कोई बड़ी बात, कोई नई बात है क्या? नहीं। अब देखो कौन कौन से फोर्सेस हॉरिजॉन्टल में काम कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, n sin थीटा F cos थीटा इस तरफ काम कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। चलो बराबर होंगे, तभी तो वो स्किड नहीं कर रहा है। ठीक है,
n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, बोलो। ओके, अब देखो n sin थीटा, f की वैल्यू रख देता हूं म्यू इंटू n cos थीटा, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक, अब n cos थीटा को बाहर निकाल देता हूं तो बचेगा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा प्लस म्यू। देखो n cos थीटा बाहर निकल गया, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा बचता, अरे sin थीटा और नीचे cos थीटा निकाल देता मैं, तो tan थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। मतलब mv स्क्वायर अपॉन r कितना हो गया, n cos थीटा इज इंटू tan थीटा प्लस म्यू के बराबर। देखो n cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस म्यू। क्यों कर रहा हूं देखना, अभी समझ में आएगा। इक्वेशन 1 दे देता हूं इसको, अभी समझ में आएगा देखना। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट को देखो क्या क्या है, स्टूडेंट कम हो गए, लंबा हो रहा है क्लास तो स्टूडेंट कम हो गए, समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, उसके बाद नया चैप्टर चालू होगा। अब देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट ये है, n cos थीटा ऊपर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है w और f sin थीटा, स्मॉल f sin थीटा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलो इसको लिख देते हैं हम, n cos थीटा इज इक्वल टू w प्लस f sin थीटा। अरे जिधर जो काम कर रहा है उसको प्लस कर दो, उसके अपोजिट वाले को इक्वल टू की उस तरफ। n cos थीटा इज इक्वल टू w प्लस f sin थीटा, यानी कि n cos थीटा, w की वैल्यू को mg रख देता हूं, f की वैल्यू को m इंटू n, म्यू इंटू n sin थीटा। अब देखो mg की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, क्यों देखना अभी काम आएगा। mg इज इक्वल टू, देखो इसको मैं इधर ले आऊंगा, n cos थीटा माइनस म्यू इंटू n sin थीटा, n cos थीटा माइनस म्यू, ये इधर चले गया ना, देखो ये म्यू n sin थीटा इधर चले गया, तो म्यू n sin थीटा। n cos थीटा को यहां से निकाल देता हूं ब्रैकेट बना के बाहर, तो क्या बन जाएगा, n cos थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस म्यू tan थीटा। अरे देखो n cos थीटा ये बाहर आ गया, 1 बचा, म्यू बस छूट जाएगा यहाँ से, और n बाहर आएगा, और cos थीटा बाहर लाने के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, वापस मल्टीप्लाई करो, इतना ही आएगा। अब देखो इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो इक्वेशन 1 ये रहा, ठीक है, और इक्वेशन 2 ये रहा। दोनों को डिवाइड करने से क्या फायदा हो रहा है, देखो mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, देखो ये mg है और उसके ऊपर mv स्क्वायर, mm कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इसमें इक्वेशन 1 में क्या बन रहा था, n cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस म्यू, है ना, तो यहाँ पे बन रहा है n cos थीटा इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा। दोनों को डिवाइड किए, n cos थीटा कैंसिल, क्या बचा, देखो mm कैंसिल हो गया, v स्क्वायर अपॉन rg, v स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। यानी कि v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, rg को इधर ले जाता हूं, r रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, g अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इंटू जी ब्रैकेट के अंदर tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। देख लेना, इसको अच्छे से देखना आप लोग, इस पीडीएफ को भेजूंगा मैं। और v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, होल अंडर रूट ऑफ ये पूरा r इंटू जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वेलोसिटी है जितने पे रोड टिल्ट है, रोड बैंड है, बैंकिंग है, और उसमें आप मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से जा सकते हो। अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा गए तो फ्रिक्शनल फोर्स कम पड़ जाएगा और आप स्किड कर जाओगे, स्किड कर जाओगे मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड के बाहर फेंका जाओगे, चाहे ये रोड कितना भी थीटा एंगल से बैंड रहे। इस v वेलोसिटी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आप देखना जहां भी रोड मुड़ा रहता है उसके पहले एक बोर्ड लगे रहता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का, 40 लिखे रहता है, 40 अरे लिखे रहता है कि नहीं, गए हो कि नहीं, गए हो कि नहीं, पहाड़ वहाड़ के, पहाड़ में जहां पे मोड़ आने वाले रहता है वहां पे पहले से लिख दिया रहता है 40, 40, 60, 80। ऐसा क्यों लिखे रहता है, ऐसा क्यों लिखे रहता है, पागल नहीं उन लोग जो लिखने वाले, हाँ सर लिखे रहते हैं, क्यों, पूरा फिजिक्स लगाए हैं उन लोग, पूरा फिजिक्स लगा के बैठे हुए हैं। क्यों फिजिक्स लगा के बैठे, क्योंकि वो मोड़ के एंगल के बारे में जानते हैं, कितना डिग्री का कितना रेडियस का मोड़ है, कितना डिग्री का उसमें बैंकिंग दिया हुआ है, और कितना उसका फ्रिक्शन है, पूरा उन लोग कैलकुलेट करके बैठे रहते हैं और पहले लिख देते हैं 40 किलोमीटर। उससे ज्यादा में जाओगे एक्सीडेंट होने का चांस है, स्किड हो जाएगी गाड़ी, बाहर फेंका जाएगी। इसीलिए देखो नीचे क्या लिखा है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड परमिसिबल, परमिसिबल मतलब परमिटेड, इससे ज्यादा में मत जाना, फॉर व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड विदाउट स्किडिंग, बिना स्किड के, स्किड मतलब फिसलना, है ना, क्योंकि देखो कभी कभी म्यू की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, पानी गिर गया,
रास्ते में पानी गिरा हुआ है बारिश के समय में, या फिर टायर घिसे हुए हैं, तो स्किड करने के चांस म्यू चेंज हो जाएगा, वहां पे कांटेक्ट सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसलिए उन लोग परमिसिबल वेलोसिटी दे देते हैं कि इतनी वेलोसिटी चलो, तुम्हारे घिसे हुए चक्के भी कुछ नहीं करेंगे, नहीं फिसलेंगे। बोलो समझ में आया? तो आज का क्लास आज के लिए इतना ही। बोलो समझ में आया? बनेगा। इसका पीडीएफ का नोट्स भी भेजूंगा मैं, इसको और अच्छे से देखना आप। ये क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन तो बना दिए, न्यूमेरिकल आसान आसान से पूछे जाते हैं वैसे, मगर प्रिपेयर फॉर द बेस्ट ऑल्सो। हाँ यस सर, इसलिए कार रेसिंग में टायर्स चेंज होते हैं, बिल्कुल सही, इसीलिए तो चेंज होते हैं, टायर्स को चेंज किया जाता है घिसने से। हाँ घिस जाते हैं करके। और बैंकिंग ऑफ रोड भी होती है वहां पे, है ना, देखना आप, रोड भी थोड़े बैंक, थोड़े मोशन में, थोड़े एंगल में रहते हैं। चमका कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्रेशन आया, समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ में हमने समझा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स बनाना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी प्रकार का हो सकता है, फ्रिक्शन से बन सकता है, एंगल ऑफ बैंकिंग से बन सकता है, वो हमको बनाना पड़ेगा। तो चलो आज का इतना ही है। कंप्लीट द नोट्स, और इस प्रकार से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर गया। ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रेफरेंस बुक्स। बाय द वे दिस इज द कंप्लीट पार्ट, है ना। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स वाली बात नहीं मिलती, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। दिस इज इट फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, try to solve more number of question. So I'll send the PDF of it. Have a nice day.